नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है और ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा है कि यदि दो त्रिभुज, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज एक ही शीर्ष कोण साझा करते हैं, कह रहा है यदि दो त्रिभुज एक ही शीर्ष कोण साझा करते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उन भुजाओं के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है यदि दो त्रिभुज एक ही शीर्ष कोण को साझा करते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उन भुजाओं के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है जो उस कोण को बनाती हैं। ठीक है। गणितीय रूप से अगर बात किया जाए कि यदि गणितीय रूप से अगर बात किया जाए तो यही मतलब है कि यदि कोई त्रिभुज एबीसी है, एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर दो बिंदु क्रमशः ई और एफ स्थित है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एईएफ और त्रिभुज एबीसी के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा एई इंटू एएफ अपॉन एबी इंटू एसी होगा। मैं आपको समझाने की सही से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सही से समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी। और मान लीजिए कि एबी पर कोई बिंदु ई स्थित है, एबी पर कोई बिंदु ए स्थित है और एएफ पे एसी पर एक बिंदु एफ स्थित है। ओके, एफ स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए एबी पर एक बिंदु ई स्थित है और एसी पर एक बिंदु एफ स्थित है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूँ, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे। आपको दिख रहा होगा कि दो त्रिभुज बनेंगे। एक तो हमारा त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला था, कहोगे हाँ, जो हमने बनाया था। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज और बना है, ये वाला छोटा वाला, कहोगे हाँ। और आप इन दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों, आप इन दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, ये छोटे वाले के लिए भी कोण है और बड़े वाले के लिए भी, कहोगे हाँ, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी, कहोगे हाँ। मतलब ये देखा जाए तो कॉमन कोण है, कहोगे हाँ। तो ये जो कॉमन कोण है, ये छोटे त्रिभुज द्वारा इस वाले भुजा के द्वारा बनाया जा रहा है, छोटे त्रिभुज के इस वाले इन दोनों भुजाओं द्वारा बनाया जा रहा है, कहोगे हाँ। और यही कॉमन कोण दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज के इस वाली भुजा के द्वारा बनाया जा रहा है, इन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाया जा रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों इस कॉमन कोण, अगर दोस्तों ये जो कॉमन कोण है, अगर छोटे त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं द्वारा बनाया जा रहा है और बड़े त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं द्वारा बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ऐसे स्थिति में दोस्तों दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ए ई एफ और त्रिभुज एबीसी के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखिए, त्रिभुज एईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन के अनुपात के बराबर होगा। इन दोस्तों छोटे त्रिभुज के किस भुजा द्वारा ये कॉमन कोण बनाया जा रहा है? इन दोनों भुजाओं द्वारा बनाया जा रहा है। तो इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए, मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो एई इंटू एएफ होगा, हो गया हाँ, एई इंटू एएफ होगा, ठीक है। अच्छा जी, एबीसी त्रिभुज में ये वाला जो कॉमन कोण है, ये किस भुजा द्वारा बनाया जा रहा होगा? इस एबी और एसी भुजा द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, एबी और एसी भुजा द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इस कॉमन कोण को इस इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन के अनुपात के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, एई इंटू एएफ
अनुपात ए बी इंटू ए सी होगा, ए बी इंटू ए सी होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज, जब दो या दो से अधिक त्रिभुज, जब दो या दो से अधिक त्रिभुज का एक ही कॉमन कोण हो, एक ही कॉमन कोण हो, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आई है? ये चीज कहां से निकल कर आई है? हम आइए हम इस चीज के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कहां से निकल कर आई है, ये चीज कहां से निकल कर आई है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें यही प्रूव करना है कि दो या दो से अधिक त्रिभुजों का जब एक कॉमन कोण होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होता है। यही चीज हमें प्रूव करना है, हमें यही चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी। ठीक है, और आप ये भी मान लीजिए कि ए बी भुजा पर एक बिंदु है ई और ए सी भुजा पर एक बिंदु एफ है। ठीक है, एक बिंदु एफ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ई एफ को मैंने ई एफ जो बिंदु थे उन्हें मिला देता हूं, तो दोस्तों अगर मैं मिलाता हूं तो एक दूसरा त्रिभुज बनेगा छोटा सा ए ई एफ हो गया। एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर एबीसी है, लेकिन अगर मैं ए बी पर स्थित बिंदु और ए सी पर भी स्थित बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाता हूं तो एक छोटा त्रिभुज बनेगा ए ई एफ हो गया। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर जो है थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है हो गया। दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये वाला जो कोण है ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी एक हो गया, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो कोण है ये कॉमन कोण है, क्या है? दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन कोण है हो गया, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन कोण है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, ये छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या है? ये वाली भुजा तो ए ई है और ये वाली भुजा क्या है? ए एफ है, और इनके बीच का बना कोण क्या है? थीटा है हो गया। हाँ, थीटा है। तो दोस्तों अगर छोटे वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी ए ई है और ये वाली भुजा हमारी ए एफ है और उनके बीच में बना कोण थीटा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए ई इंटू ए एफ, ए ई इंटू ए एफ साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। हाँ, साइन थीटा होगा। आप मेरी बात से यहां तक सहमत हो गए? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, तो ए बी सी त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी ए बी है और ये वाली भुजा हमारी ए सी है और उनके बीच का बना कोण क्या है? थीटा डिग्री है। हाँ, अगर तो बड़े वाले त्रिभुज में इस भुजा ए बी भुजा और ए सी भुजा के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 ए बी इंटू ए सी साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। ए बी इंटू ए सी साइन थीटा होगा। ए बी इंटू ए सी साइन थीटा होगा। हाँ, तो दोस्तों देखा जाए तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए देखा जाए तो छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। हाँ, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। मैंने कहा कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या होगा? तो देखिए अगर आपको अनुपात निकालना है तो आप अनुपात का सिंबल लगाकर दोनों को डिवाइड कर दीजिए जिससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने काटा पीटी बजा दी, 1/2 से 1/2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। हाँ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा से tan थीटा कैंसिल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुकिए, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है ए ई इंटू ए एफ, अनुपात ए ई इंटू ए एफ और अनुपात ए बी इंटू ए सी है हो गया। हाँ, दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर से, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है हो गया। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर है। आप खुद देख रहे हैं कि इस कोण को छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बना रही है और इसी कोण को बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलकर बना रही है। और ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर निकल कर आया है। बराबर निकल कर आया है।
तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही कॉमन कोण हो, एक ही कॉमन कोण हो, जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही कॉमन कोण हो, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उस कॉमन कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होता है। ये होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रहेगी, कहोगे हाँ ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहेंगी, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहेंगी, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब आइए दोस्तों, अब आइए दोस्तों, हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी क्लियरिटी और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ सके हमारे अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एबी पर एक बिंदु ई इस प्रकार स्थित है कि एई बराबर 4 है, ठीक है, और कह रहा है ईबी बराबर 6 है। कह रहा है भुजा एसी पर एक बिंदु एफ इस प्रकार स्थित है कि एएफ बराबर 5 है और एफसी बराबर 3 सेंटीमीटर है, कहोगे हाँ। कह रहा है यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग देखो, तो एक त्रिभुज है एबीसी। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी, एक त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी। सबसे पहले मैं दोस्तों एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज है, तो जो हमारा एबीसी त्रिभुज है, उसके एबी भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है, ए स्थित है, हो गया। और ये जो ए बिंदु है, ये जो ई बिंदु है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ए बराबर 4 सेंटीमीटर है और ईबी बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी प्रकार एसी भुजा पर एक बिंदु स्थित है और ये सी बिंदु एसी भुजा पर एक बिंदु एफ स्थित है और ये बिंदु इस प्रकार स्थित है, ये बिंदु एफ इस प्रकार स्थित है, ये बिंदु हमारा इस प्रकार स्थित है एसी भुजा पर कि एफ बराबर 5 सेंटीमीटर हो, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है और एफसी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ए ई एफ कह रहा है यदि त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल कहोगे हाँ, कह रहा है यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हुआ? ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हुआ, कहोगे हाँ। आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ, जो पूछ रहा है हमें समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, कहोगे हाँ, दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करिए कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों त्रिभुज का एक कॉमन कोण है। कौन सा कोण कॉमन है? कहोगे ये वाला जो कोण है, ये वाला जो शीर्ष कोण है, ये वाला हमारा कॉमन कोण है, कहोगे हाँ। और आपको अच्छे तरीके से बताया है, आपको अच्छे तरीके से बताया है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक कॉमन कोण होता है, ये कॉमन कोण होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होता है। हम इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए, इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है कितना? कहोगे 4 × 5 है, मतलब 20 है, कहोगे हाँ। और इसी कॉमन कोण को बनाने वाली बड़े त्रिभुज के अनुसार बताइए, इसी कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है क्या? कहोगे देखिए ये वाली भुजा हमारी 10 है, ये वाली भुजा हमारी 15 है, तो 10 × 15 है। इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का जो मल्टीप्लीकेशन है बड़े त्रिभुज के, वो 10 × 15 है, कहोगे 10 × 15 है। हमें पता है दोस्तों, हमें पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज का एक कोण कॉमन होता है, जब दो या दो से अधिक त्रिभुज का एक कोण कॉमन होता है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक कोण कॉमन होता है, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन का दोनों त्रिभुज के भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन क्या है? होगा 20 है और 10 × 15 है। और हमें पता है इन भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, होगा। मतलब देखा जाए तो यदि
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना यूनिट है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना यूनिट है। मतलब अगर देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल इतना यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना यूनिट है। तो इसे भी मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं काटा पीटी मचाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी मचाता हूँ तो 10 दूनी 20 हो गया, 10 दूनी 20। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओ। दोस्तों दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए, दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए, छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए, ये जो कॉमन कोण बन रहा है, इन कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है कितना? दोस्तों आप मुझे छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार, छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए, इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है कितना? को देखिए, इस कोण को छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार देखा जाए तो ये वाला जो कॉमन कोण बनाया जा रहा है, इस वाली और इस वाली भुजा के द्वारा बनाया जा रहा है, तो और इन भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है 20। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, बड़े वाले त्रिभुज के अनुसार देखकर बताइए, बड़े वाले त्रिभुज के अनुसार देखकर बताइए कि इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन है कितना? को देखिए, बड़े वाले त्रिभुज के अनुसार देखा जाए तो इस कोण को ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बना रही है, और इन भुजाओं का जो मल्टीप्लिकेशन है 6 4 10, ये वाली भुजा हमारी 10 है, ये 5 3 8 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का जो मल्टीप्लिकेशन है 10 × 8 है। को 10 × 8 है। और आपको चित्र की पता है, आपको चित्र की पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक कॉमन कोण होता है, दोस्तों आपको चित्र की पता है कि दो या दो से अधिक त्रिभुजों का जब एक कॉमन कोण होता है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन के अनुपात के बराबर होता है। को यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ये होगा। को यहाँ ठीक है, यही तो होगा। को यहाँ ठीक है, मतलब अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब AEF का क्षेत्रफल यदि इतना यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना यूनिट है। हो गया। अब मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ। 10 दूनी को 20, 2 यहाँ पर आया। को हाँ, 2 से इधर मैं काटूंगा तो क्या आएगा? एक यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। हाँ, यहाँ पर 4 आएगा। हाँ, यहाँ पर 4 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आया क्या आया? दोनों त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया 1/4 आया, 1/4 आया। मतलब हो गया, मतलब देखा है तो यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। हो गया। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट वास्तव में नहीं है, 25 वर्ग सेंटीमीटर है। 25 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 25 के। हो गया। हमारे अनुसार तो 1 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 यूनिट है। 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया। 25 वर्ग सेंटीमीटर है। हो गया। मतलब 1 यूनिट बराबर है 25 के। हमसे कह रहा है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे अनुसार है कितना? को 4 यूनिट है। को गया। तो 1 यूनिट जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको करेगा? 4 यूनिट वास्तव में 25 चौके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। मतलब छोटे वाले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हो गया। तो आपसे यहीं पर यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है EFCE BEFC जो चतुर्भुज बन रहा है BEFC, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर देखकर बताइए, अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है, तो इस बार इसका एरिया क्या होगा? देखिए, अगर बड़े वाले त्रिभुज में से आप ये वाला एरिया घटा देते हो तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका एरिया वास्तव में 3 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट वास्तव में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसका एरिया जो होगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपसे इसका भी एरिया पूछा जा सकता था। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे सारी चीजें और क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए क्या करना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे कह रहा है ये इस प्रकार स्थित है कि PS बराबर 3 सेंटीमीटर है और SQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है PT जो है 4 सेंटीमीटर और TR जो है 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि बड़े त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, 80 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटे त्रिभुज PST का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, जो आकृति यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है,
जो यहाँ पर दिखाई गई है उसी आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है और इस आकृति में इस चीज का नाम है पी हो गया, इस चीज का नाम है क्यू, इस चीज का नाम है एस। ठीक है, तो पी क्यू भुजा पर एक बिंदु एस स्थित है, यहाँ रख लिया। ठीक है, और पी आर भुजा पर एक बिंदु टी स्थित हो गया और उनको एक रेखा के द्वारा मिलाया गया हो गया, मिला दिया मैंने, मिला दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो पी एस बिंदु है और टी बिंदु है भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, ये इस प्रकार स्थित है, ये इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि पीएस जो इस प्रकार स्थित है कि पीएस जो है 3 सेंटीमीटर है हो गया और एस क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है हो गया, एस क्यू 5 सेंटीमीटर है और पीटी एस क्यू जो इसी प्रकार पीटी जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। टी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पीटी बराबर 4 है और टी आर बराबर है 2, हाँ 2 है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो छोटे वाले त्रिभुज पीएसटी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दोनों भुजाओं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, दो त्रिभुज हमारे बन रहे होंगे, एक त्रिभुज और बन रहा होगा। एक बड़ा वाला त्रिभुज था लेकिन जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया तो एक त्रिभुज और बनकर तैयार हुआ, छोटा वाला पीएसटी हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का एक कॉमन कोण है, दोनों त्रिभुज का एक कॉमन कोण है, ये वाला कोण कॉमन है। और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक कॉमन कोण होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज का एक कॉमन कोण होता है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है कितना होगा। देखिए इस कोण को बनाने वाली भुजा ये है और इनका मल्टीप्लीकेशन 12 है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए बड़े वाले त्रिभुज के अनुसार बताइए इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है कितना होगा। देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में देखा जाए तो इस कोण को ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बना रही है और ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा हमारी 6 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं का जो मल्टीप्लीकेशन है 8 × 6 है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इस कॉमन कोण को बनाने वाली भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के अनुपात के बराबर होगा। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना होगा तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में इतना यूनिट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ। 4 तिया हो गए, 4 तिया होता है 12, 4 तिया होता है 12, 4 दूनी 8 हो गया, 2 आया हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा होगा 3 बचेगा, 3 से मैं इधर भी डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों क्षेत्रफल का जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:4 है। मतलब अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट है हो गया। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि भैया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 यूनिट बराबर है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया, 1 यूनिट बराबर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि बताइए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना यूनिट था, 1 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के आई है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वास्तव में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमसे पूछ सकता है कि बताइए इस QSTR का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे ये भी पूछ सकता है, खुद सोचिए दोस्तों। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट होगा। हाँ, तो 4 यूनिट जो है 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट वास्तव में 20 को करेगा। हाँ, तो 3 यूनिट वास्तव में 60 को करेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, ये दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो ये वाला मुझे मिल जाएगा। 80 मैंने 20 घटाया, 80 में से मैंने 20 घटाया तो आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब इसका एरिया जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों
हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और वो कॉन्सेप्ट पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक एडी सामने वाली भुजा बीसी पर खींचा जाए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक एडी सामने वाली भुजा बीसी पर खींचा जाए, तो ऐसी स्थिति में सामने वाली भुजाओं के दो भागों का अनुपात, सामने वाली भुजाओं के दोनों भागों का जो अनुपात होगा, मतलब बीडी और डीसी का, ठीक है? त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के अनुपात मतलब एबी अनुपात एसी के बराबर होगा, अर्थात एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होगा वो बीडी अपॉन सीडी के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होगा बीडी अपॉन सीडी के अनुपात के बराबर होगा। अगर शीर्ष ए से त्रिभुज के किसी शीर्ष ए से हम अगर किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से हम कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होगा बीडी अपॉन सीडी के बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है, ठीक है? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में अच्छी तरीके से आइए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझाया जा सके, जिससे आपको समझाया जा सके। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज बना लिया है। सबसे पहले मैंने आपके समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लिया है, और इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी सी। ए बी सी रख दीजिए, इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये जो शीर्ष ए दिख रहा है, कहोगे हाँ, यहाँ से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची। तो कोण समद्विभाजक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, कहोगे हाँ, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर मैं यहाँ से मैं शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, कहोगे हाँ। अगर मैं किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, बीसी भुजा पर एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी और एसी का जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों बीटी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा, बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा, बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा। मतलब देखा जाए तो एबी और एसी भुजा का जो अनुपात होगा बीडी और सीडी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो अगर मैं शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा बीडी खींचता हूं, एडी खींचता हूं, तो ऐसी स्थिति में एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होगा वो बीडी अपॉन सीडी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में मैं शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींचता हूं, तो ऐसी स्थिति में एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होगा, वो सामने वाली भुजा के दोनों भागों के अनुपात के बराबर होगा, मतलब बीडी अपॉन सीडी के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है? ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। मतलब एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होगा बीडी अपॉन सीडी के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन ये चीज कैसे निकल कर आया, इसके बारे में हमें जानना और समझना पड़ेगा, लेकिन ये चीज कैसे निकल कर आया, इस चीज के बारे में हमें जानना और समझना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी बीसी भुजा पर खींचा जाए, तो ऐसी स्थिति में एबी अपॉन एसी का जो अनुपात होता है बीडी अपॉन सीडी के अनुपात के बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना है, हाँ, ठीक है? तो आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। सबसे पहले दोस्तों एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर एबीसी बना लिया, एबीसी बना लिया, ठीक है? तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 2 थीटा डिग्री का कोण बनना था, ठीक है? तो मान लीजिए शीर्ष ए पर कुल मिलाकर 2 थीटा डिग्री का कोण बना था। जरूरी नहीं है यहीं से बने, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है? ये तो नाम तो कुछ भी हो सकता है, कहोगे हम, मैं यहाँ पर एक ही बात कर रहा हूँ, हो सकता है प्रश्न में भी नाम लिख कर आ जाए, उसका कोण समद्विभाजक खींचा जाए, चाहे कहोगे हाँ। तो हमें केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है, ठीक है? मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनना था, ठीक है? अगर तो मैं यहाँ से एक कोण समद्विभाजक का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 थीटा डिग्री का मान लीजिए कोण बना था, और यहाँ से शीर्ष ए से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच ली बीसी भुजा पर,
बीसी भुजा पर। अगर दोस्तों मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली है, कोण समद्विभाजक रेखा ए शीर्ष से खींची है एडी, तो ये जो कोण है वो दो बराबर भागों में बढ़ गया हुआ कहोगे हाँ, मतलब अगर ये टू थीटा डिग्री का कोण बना था यहाँ पर, तो ये वाला कोण थीटा डिग्री हो गया होगा और ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री हो गया होगा कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है कहोगे हाँ, और डी बिंदु पर खींची है, बीसी के डी बिंदु पर खींची है कहोगे हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बना हुआ कहोगे हाँ, यहाँ पर एक कोण बना हुआ कहोगे हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बना था, अल्फा डिग्री का कोण बना था। अगर यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, अगर यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कहोगे, देखिए पूरा कोण होता है 180 डिग्री होता है, और जिसमें से उस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा अल्फा डिग्री है, तो ये वाला बनने वाला कोण हमारा 180 माइनस अल्फा डिग्री होगा, 180 माइनस अल्फा डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस अल्फा डिग्री होगा, 180 माइनस अल्फा डिग्री होगा, 180 माइनस अल्फा डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, ए बी डी त्रिभुज में, ए बी डी त्रिभुज में ध्यान पूर्वक देखिए। ए बी डी त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक भुजा हमारी ए बी है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी डी त्रिभुज में ए बी भुजा और ए डी भुजा के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है कहोगे हाँ। और आप इसी प्रकार देख रहे हैं कि ए बी डी त्रिभुज में ही बी डी भुजा और ए डी भुजा के बीच में बना कोण क्या है, अल्फा डिग्री है कहोगे हाँ। ठीक है, अगर तो इन दोनों भुजाओं के, अगर तो ए बी भुजा और ए डी भुजा के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी दोस्तों अगर ए बी और ए डी भुजा के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन थीटा और उसके सम्मुख भुजा के जो सम्मुख भुजा के साथ जो साइन थीटा का, ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन थीटा का ए बी डी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों अगर इन दोनों भुजाओं के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन थीटा का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, साइन थीटा का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों साइन अल्फा का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा, वही अनुपात दोस्तों साइन अल्फा का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। सम्मुख भुजा क्या है, साइन अल्फा का हो गया ए बी है, वही अनुपात दोस्तों साइन अल्फा का इस अल्फा डिग्री के सामने वाली भुजा के साथ होगा। हाँ, मतलब साइन थीटा और साइन थीटा और बीडी का जो अनुपात होगा, साइन थीटा अपॉन बीडी का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा, और साइन अल्फा मतलब साइन थीटा अपॉन बीडी का जो अनुपात होगा वो साइन अल्फा अपॉन एबी के अनुपात के बराबर होगा। साइन अल्फा अपॉन एबी के साइन अल्फा अपॉन एबी के बराबर होगा। हाँ, मतलब साइन थीटा और बीडी का जो अनुपात होगा वो साइन अल्फा अपॉन एबी के बराबर होगा कहोगे हाँ। साइन थीटा और बीडी का जो अनुपात होगा साइन अल्फा और एबी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब दोस्तों इसी क्रम में अब आइए आप एडीसी त्रिभुज में आ जाइए। एडीसी त्रिभुज में दिख रहा है दोस्तों आपको एडी भुजा और एसी भुजा के बीच में बना कोण क्या है, थीटा डिग्री है। हाँ, इसी प्रकार एडीसी त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि एडी और सीडी भुजा के बीच में बना कोण क्या है, 180 माइनस थीटा डिग्री है। अगर तो इस एडीसी त्रिभुज में इस भुजा और इस भुजा के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा और थीटा डिग्री के सामने वाली जो भुजा का जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर यहाँ पर इन दोनों को भुजाओं के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन थीटा और थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा, साइन थीटा का थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा के साथ होगा। 180 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा डिग्री के सामने वाली भुजा के साथ होगा। दोस्तों जो अनुपात दोस्तों साइन थीटा का थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा के साथ होगा, वही अनुपात दोस्तों साइन 180 माइनस अल्फा का इस कोण के सामने वाली भुजा के साथ होगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा और सीडी का जो अनुपात होगा वो वास्तव में साइन 180 माइनस अल्फा और एसी के अनुपात के बराबर होगा कहोगे हाँ, बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों के अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
पहले समीकरण को, पहले ये जो हमारा है पहले वाला, इसे मान लीजिए पहला समीकरण, इसे मान लीजिए पहला समीकरण, क्या मान लीजिए, पहला समीकरण मान लीजिए, इसे मान लीजिए दोस्तों, इसे मान लीजिए दोस्तों दूसरा समीकरण, ठीक है। तो अगर मैं पहले समीकरण को, अगर तो मैं यहाँ पर पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देता हूँ, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, को देखिए, जब आप भाग दोगे, जब इसे भाग दोगे, आप भाग दोगे, तो वास्तव में CD ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और CD ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा CD अपॉन BD मिलेगा, क्या मिलेगा, CD अपॉन BD मिलेगा, हक में क्या मिलेगा, CD अपॉन BD मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर को यहाँ लिख दीजिए। अगर तो मैं इस समीकरण को, इस पूरे समीकरण को इससे भाग देता हूं, तो मुझे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और CD ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर मुझे मिलेगा CD अपॉन BD, CD अपॉन BD मिलेगा, CD अपॉन BD मिलेगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ CD अपॉन BD मिलेगा, बराबर का सिंबल लगाया। इसी प्रकार तो यहाँ पर जब मैं करूंगा, यहाँ पर दोस्तों साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, देखिए साइन 180 माइनस अल्फा जो होता है साइन अल्फा होता है, यहाँ तो ये जो लिखा है दोस्तों, ये जो लिखा है साइन 180 माइनस अल्फा, तो दोस्तों ये जो लिखा है साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा, इसका मतलब साइन अल्फा ही होगा। हाँ, जब दोस्तों मैं यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा, और यहाँ पर भी ये क्या लिखा है, ये भी वास्तव में साइन अल्फा ही होगा। जब दोस्तों मैं यहाँ पर भाग दूंगा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और AC ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा AC अपॉन AB, क्या प्राप्त होगा, AC अपॉन AB प्राप्त होगा, AC अपॉन AB प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इसको पलट दे रहा हूं, ठीक है, जो हर में लिखा है चीज अंश में कर दे रहा हूं, और जो अंश में लिखा है उसे हर में कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर करता हूं, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा BD अपॉन CD बराबर AB अपॉन AC प्राप्त होगा। मैं इस चीज को इधर लिख ले रहा हूं, इस चीज को इधर लिख ले रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं यहाँ पर, तो AB अपॉन AC का जो अनुपात मिलेगा, AB अपॉन AC का अनुपात बराबर होगा BD अपॉन CD के, होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो अगर मैं इन सब प्रक्रिया को करके यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता चला कि भैया AB अपॉन AC का जो अनुपात है वो BD अपॉन CD के अनुपात के बराबर है। तो अगर मैं इन सभी प्रक्रिया को फॉलो करके यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो निकल कर आ रहा है कि AB अपॉन AC, AB और AC का जो अनुपात है, AB और AC भुजा का, AB भुजा और AC भुजा का जो अनुपात है वो BD और CD भुजा के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि एक त्रिभुज हमारा ABC था, और उस त्रिभुज ABC में एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है ऊपर से, शीर्ष A से एक कोण समद्विभाजक रेखा AD खींची गई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस कोण समद्विभाजक रेखा के दोनों ओर भुजाओं का जो अनुपात है वो सामने वाली भुजाओं के दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। सामने वाली दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस और इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात दोस्तों यहाँ पर इस भुजा और इस भुजा के साथ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक त्रिभुज हमारा ABC था, जब हम इस ABC त्रिभुज में कोण A से शीर्ष A से कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों AB भुजा और AC भुजा का जो अनुपात है वो BD और CD भुजा के अनुपात के बराबर निकल कर आ रहे हैं। तो यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा AD सामने वाली भुजा BC पर खींचा जाए, तो ऐसी स्थिति में सामने वाली भुजा के दोनों भागों का अनुपात जो होगा, मतलब BD और CD का जो अनुपात होगा, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के अनुपात AB अपॉन AC के बराबर होगा। मतलब AB अपॉन AC बराबर होगा BD अपॉन CD के, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। दोस्तों ये प्रूव करवाने का मतलब मेरा यही है कि जिससे आपको याद ना करना पड़े। जब आदमी प्रूव कर लेता है, जब आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है, तो वो कभी भूलता नहीं है, वो चीज कभी भूलता नहीं है, ठीक है। वैसे चाहता तो मैं क्वेश्चन करवा देता, बस खत्म काम, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रूव करवाना उचित समझा, ठीक है। समझ में आ गया है को, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A का कोण समद्विभाजक AD BC को D बिंदु पर मिलता है, कभी हाँ। कह रहा यदि भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, BD बराबर 4 है, और CD की जो लंबाई है, DC या CD बात एक ही है, कह रहा 7 सेंटीमीटर है, तो भुजा AC की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, और मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना भी लिया है।
एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बना भी लिया है, ठीक है। एक त्रिभुज दोस्तों मैंने यहाँ पर एबीसी बना लिया है, ठीक है। दोस्तों ये जो एबीसी त्रिभुज में दोस्तों ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज है इसमें शीर्ष कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची गई है और कहाँ खींची गई है, बीसी भुजा पर खींची गई है, बीसी भुजा के डी बिंदु पर खींची गई है। दोस्तों ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी है इसमें शीर्ष कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची गई है। क्या खींची गई है, एडी खींची गई है। कहाँ खींची गई है, बीसी भुजा पर खींची गई है। कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, मतलब ये जो रेखा होगी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही होगी, को यहाँ हाँ ठीक है। कह रहा है एबी बराबर जो है, कह रहा है एबी बराबर जो है, एबी भुजा जो कह रहा है एबी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, को हाँ। कह रहा है बीडी भुजा जो है, बीडी भुजा जो है ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, को हाँ 4 सेंटीमीटर कह रहा है। कह रहा है सीडी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है, को हाँ 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है एसी भुजा का अनुपात क्या होगा, को हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि अगर अगर तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा और इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस भुजा और इस भुजा के साथ होगा। मतलब इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो वास्तव में इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात है कितना, 4:7 है, तो वही अनुपात दोस्तों इन दोनों भुजाओं का भी होगा, इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात वही होगा। मतलब देखें तो एडीबी एबी और एसी भुजा का जो अनुपात होगा वो 4:7 होगा, 4:7 होगा। मतलब अगर इस एबी भुजा की लंबाई 4 यूनिट है तो एसी भुजा की लंबाई 7 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एबी भुजा की लंबाई 12 है, मतलब 4 यूनिट बराबर 12 के होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितने को, 1 यूनिट बराबर है 3 के। तो हमारे अनुसार ये वाली भुजा कितनी है, 7 यूनिट है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 21 की होगी। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ये वाली जो भुजा है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ये तो मैंने जैसे हम तेजी से करते हैं वैसे मैंने कराया है, लेकिन अगर मैं प्रक्रिया के नियम के अनुसार चलूं तो नियम के अनुसार कैसे करेंगे आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि अगर इस त्रिभुज एबीसी में एक भुजा हमारे शीर्ष कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी भुजा और एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, एबी भुजा और एसी भुजा का जो अनुपात होगा, एबी भुजा और एसी भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा बीडी भुजा और सीडी भुजा के अनुपात के, बीडी भुजा और सीडी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, तो ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हक हुआ। तो ये भी अगर तो मुझे यहाँ पर एसी भुजा की लंबाई निकालना तो यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दिया। दोस्तों एबी भुजा की लंबाई कितनी थी, 12 रख दिया, यहाँ पर 12 रख दिया। एबी भुजा की लंबाई 12 थी, मैंने 12 रख दिया। एसी भुजा की लंबाई हमें निकालना है, हाँ निकालना है। बीडी भुजा की लंबाई क्या है, देखिए बीडी और सीडी भुजा का जो अनुपात है वो बीडी भुजा की लंबाई वास्तव में 4 है, हाँ, और सीडी भुजा की लंबाई वास्तव में 7 है, हाँ, रख दिया। 4 तिया 12 हो गया, हाँ 4 तिया 12, 7 तिया 21 हो गया, हाँ। तो इस प्रकार एसी की लंबाई क्या आई, देखिए इस प्रकार एसी की लंबाई आ गई है 21 सेंटीमीटर हो गई, 21 सेंटीमीटर आ रही है। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी है उसमें एसी भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, क्या है 21 सेंटीमीटर है। लेकिन दोस्तों जो जैसा मैंने पहले से किया था, पहले जिस तरीके से किया था उसी तरीके को आप फॉलो करिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से बताया कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा इस और इस भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात तो इस एबी भुजा का और एसी भुजा के साथ होगा। मतलब अगर बीडी भुजा और सीडी भुजा का जो अनुपात है वो 4:7 है तो एबी भुजा और एसी भुजा का भी अनुपात 4:7 होगा। मतलब अगर एबी भुजा की लंबाई 4 यूनिट है तो एसी भुजा की लंबाई जो होगा 7 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों एबी भुजा की लंबाई 4 यूनिट नहीं है, 12 सेंटीमीटर है, मतलब 4 यूनिट बराबर है 12 सेंटीमीटर के, तो 1 यूनिट बराबर है 3 के। तो एसी भुजा की लंबाई हमारे अनुसार कितना होगा, 7 यूनिट है। हाँ, लेकिन अगर रियल में बताना है तो 7 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, दोस्तों 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 7 यूनिट वास्तव में 21 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मतलब एसी भुजा की लंबाई वास्तव में 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको सारी चीजें एक एक समझ में आ जाएंगी। अब आइए तो दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एडी कोण कह रहा है, एडी कोण एक का आंतरिक समद्विभाजक है, हाँ कह रहा है यदि भुजा एबी की लंबाई 14 है और एसी की लंबाई 21 है तथा पूरी आधार भुजा बीसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आधार खंड बीडी की लंबाई क्या होगी, आधार खंड बीडी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों एक त्रिभुज है, दोस्तों एक त्रिभुज हमारा
एबीसी, तो एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। हाँ भैया, तो एबीसी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में दोस्तों, तो एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, और इस एबीसी त्रिभुज में एडी जो है कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। मतलब यहां से एक रेखा ए, कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची गई है, बीसी भुजा पर हो गया। मतलब शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची गई है, हो गया। अगर कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ये वाला कोण जो है दो बराबर भागों में बट गया होगा, हो गया। ठीक है, तो ए बी भुजा जो है वो कुल मिलाकर 14 सेंटीमीटर है, हो गया। हाँ, 14 सेंटीमीटर है। और एसी भुजा की लंबाई जो है 21 सेंटीमीटर है, हो गया। हाँ, 21 सेंटीमीटर है। ओके, तो बीसी भुजा की लंबाई हमें कुल मिलाकर 15 सेंटीमीटर दी है, हो गया। हाँ, बीसी भुजा की लंबाई हमें कुल मिलाकर 15 सेंटीमीटर दी गई है, हो गया। हाँ, हमसे क्या पूछ रहा है, हो गया, हमसे कह रहा है कि जो बीडी है, बीडी जो भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी। हाँ, कह रहा है आधार खंड जो बीडी है, आधार खंड जो बीडी है इसकी लंबाई क्या होगी, यही तो पूछ रहा है, हो गया। हाँ, यही हमसे पूछ रहा है। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर एबीसी त्रिभुज में शीर्ष ए से हम कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस एबी भुजा का और इसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा। एबी भुजा और एसी भुजा का अनुपात जो होगा, एबी भुजा और एसी भुजा का जो अनुपात होगा वो बीडी और सीडी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। एबी भुजा और एसी भुजा का अनुपात है कितना होगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात है 2:3 है। तो वही यही अनुपात दोस्तों बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ भी होगा। मतलब बीडी भुजा और सीडी भुजा का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। मतलब अगर बीडी भुजा की लंबाई वास्तव में 2 यूनिट है तो सीडी भुजा की लंबाई कुल मिलाकर 3 यूनिट होगा। अगर मैं अनुपात के अनुसार देखता हूं, तो अगर मैं अनुपात के अनुसार देखता हूं तो बीसी भुजा की लंबाई कुल मिलाकर 5 यूनिट हो गया। लेकिन वैसे देखो तो 15 सेंटीमीटर दिया हो गया। मतलब 5 यूनिट बराबर है 15 के, हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, को देखिए 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट जो है 15 के बराबर है, हो गया। 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है बीडी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमारे अनुसार बीडी भुजा की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है। हम अगर जो 2 यूनिट की हम अगर वास्तव में बताना है तो 2 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, होगा। तो 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, होगा। तो 2 यूनिट किसको करेगा, होगा 6 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब बीडी भुजा की लंबाई वास्तव में 6 सेंटीमीटर है, वो हाँ 6 सेंटीमीटर है। मतलब आधार खंड बीडी की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आप नियम की बात करते हो तो नियम से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप पहली बार करोगे तो आप नियम से करोगे, तो हाँ ये तो आपको तब प्रयोग करना है जब आप सीख जाओगे। मैं ऐसा इसलिए बताया हूँ कि आप अच्छे तरीके से प्रयोग कर सको, तेजी से कर सको। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि अगर हम शीर्ष ए से कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी भुजा और एसी भुजा का जो अनुपात होगा, एबी भुजा क्या है, होगा 14 है, और एसी भुजा क्या होगा 21 है। तो एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों बीडी भुजा का बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा, हाँ सीडी भुजा के साथ होगा। ठीक है, इन दोनों का अनुपात होगा कितना, होगा देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा है तो बीडी का एबी भुजा और एसी भुजा का जो अनुपात है 2:3 है, और यही अनुपात वास्तव में बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा। अगर मैं तुलना करता हूं तो बीडी की लंबाई क्या होगा, देखिए बीडी की लंबाई जो है अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो बीडी की जो लंबाई है वो 2 यूनिट है, और सीडी की जो लंबाई है वास्तव में 3 यूनिट हो गया। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो बीडी की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है, और सीडी की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है। इस प्रकार पूरी लंबाई वास्तव में 5 यूनिट हो गया। लेकिन हमें पता है कि ये जो पूरी लंबाई है बीसी जो भुजा हो 15 है, हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 5 यूनिट है भुजा, हो गया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 15 है, हो गया। मतलब 5 यूनिट बराबर है 15, तो 1 यूनिट बराबर है 5 के। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि ये जो भुजा बीडी है इसकी लंबाई क्या होगी। तो अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखो तो भुजा की लंबाई 2 यूनिट है। अगर वास्तव में बताया है तो 2 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, तो 1 यूनिट जो है 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में 10 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ 10 को 1 मिनट, अच्छा 3 है, यहाँ पर 3 है। तो 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में 6 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ 6 को रिप्रेजेंट करेगा, 6 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यही है कि बीडी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो पहला तरीका था वो ज्यादा अच्छा कारगर था। ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है बिना इसके। ठीक है, लेकिन आपको मेथड ध्यान रहेगा, आपको ये पता रहेगा तभी ऐसा कर सकते हो। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को भी और बढ़ने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा शीर्ष हमेशा यहीं पर ले रहा हूँ, हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो। मैं आपकी यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींच के बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में एच डब्ल्यू कोण एक्स का आंतरिक कोण समद्विभाजक का कोण कह रहा है यदि एक्स वाई जो है 12.5 सेंटीमीटर है और एक्स जेड जो है 17.5 सेंटीमीटर है और वाई डब्ल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा डब्ल्यू जेड की लंबाई क्या होगी? भुजा डब्ल्यू जेड की लंबाई क्या होगी? तो एक त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड, तो एक त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड है। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई जेड त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड त्रिभुज को बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। मान लीजिए ये वाला शीर्ष जो है एक्स है, ठीक है, ये वाला शीर्ष हमारा एक्स है, ये वाला शीर्ष हमारा वाई है और ये वाला शीर्ष हमारा जेड है। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं बतानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं बतानी है। यहाँ तक नाम से कोई लेना देना नहीं है, नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, तो इस त्रिभुज में एक्स डब्ल्यू जो है कोण एक्स का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। मतलब एक्स से देखा जाए तो शीर्ष एक्स से देखा जाए तो एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है एक्स डब्ल्यू, और जो डब्ल्यू खींची एक्स डब्ल्यू रेखा कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है वो जेड वाई पे खींची गई है, तो जेड वाई पे खींची गई है। तो अगर तो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा, दो बराबर भागों में बट गया होगा, ठीक है। दोस्तों कह रहा है एक्स वाई जो है कह रहा है एक्स वाई जो है 12.5 है, ये वाली जो भुजा दी है 12.5 सेंटीमीटर दी है। इसी प्रकार दोस्तों एक्स जेड जो है वो 17.5 है, 17.5, ठीक है। हमसे और वाई डब्ल्यू क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। वाई डब्ल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कह रहा है डब्ल्यू जेड का मान बताइए। मतलब ये वाला आधार का इस वाले खंड की लंबाई पूछ रहा है, इस वाले खंड की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड था, दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड का त्रिभुज था और इस एक्स वाई जेड त्रिभुज में शीर्ष एक्स से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है वाई जेड पे। अगर तो यहाँ से इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा। हम या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। तो इस भुजा के साथ अनुपात है कितना होगा? देखिए यहाँ पर होगा, देखिए अगर देखा जाए तो अगर अनुपात निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पॉइंट दोनों को समान जगह लगा होगा, हाँ पॉइंट समान जगह लगा, तो पॉइंट को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं देखता हूँ तो 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 छक्का 150, 25 सत्ता 175 होता है, 25 पंच 125 होता है। तो दोनों भुजाओं का जो अनुपात है इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 7:5 है। तो यही अनुपात दोस्तों इस भुजा का और इस भुजा के साथ भी होगा। मतलब इस खंड और इस खंड का जो मतलब इस खंड और इस खंड की लंबाई का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 7:5 होगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 यूनिट होगी, ठीक है। तो हमारे अनुसार तो यहाँ से यहाँ तक खंड की लंबाई 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 5 सेंटीमीटर है, होगा मतलब 5 यूनिट बराबर है 5 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट बराबर है 1 सेंटीमीटर भी होगा। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बताना है तो 7 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर के है, तो 7 यूनिट वास्तव में कितने होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा वाई जेड की लंबाई है, खंड डब्ल्यू जेड की लंबाई जो है, डब्ल्यू जेड की लंबाई है वो वास्तव में 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। अगर प्रक्रिया के अनुसार करना चाहते हैं तो आप प्रक्रिया के अनुसार भी कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। दूसरे तरीके से दोस्तों आप ये भी कर सकते हो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का इस खंड के साथ होगा। तो इस भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? 5:7 होगा। तो यही अनुपात दोस्तों इस खंड का और इस खंड के साथ होगा। मतलब अगर इस खंड की लंबाई वास्तव में 5 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई वास्तव में 7 यूनिट है। वही प्रक्रिया है। अगर नियम के अनुसार चलना चाहते हो तो नियम के अनुसार भी कर लेते हैं, आइए, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, आपके अंदर कोई शक ना हो, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि अगर शीर्ष एक्स से कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा इस भुजा के साथ अनुपात है कितना होगा? देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात है ये है, और यही अनुपात वाई जेड का डब्ल्यू जेड भुजा से होगा।
वही यही अनुपात दोस्तों वाई जेड का डब्ल्यू जेड भुजा के साथ होगा कोई हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर काटापीटी बजा लेता हूँ। 25 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, हो गया हाँ। ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, हो गया हाँ। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हो गया हाँ। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो डब्ल्यू जेड है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो डब्ल्यू जेड की लंबाई जो है वो क्या निकल कर आई है, 7 सेंटीमीटर निकल कर आई है। 7 सेंटीमीटर निकल कर आई है, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो खंड डब्ल्यू जेड की जो लंबाई होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ कर लेते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो है 30 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है पी एस जो है 15 सेंटीमीटर है और एस आर जो है 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तब बताइए कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 40 होगा कि 30 होगा कि 20 होगा, हमसे यही सब पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा त्रिभुज बनाकर दिखाया गया था वैसा त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और इस त्रिभुज में ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, ये हमारा क्यू है, ये वाला हमारा आर है, ये वाला शीर्ष हमारा आर है। दोस्तों कोण क्यू से एक रेखा खींची गई है, दोस्तों कोण क्यू से एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है, कोण क्यू से एक रेखा खींची, शीर्ष क्यू से एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है क्यू एस को यहाँ, और ये खींची गई है पी आर पर स्थित बिंदु एस को यहाँ। पी आर भुजा पर स्थित बिंदु एस पर खींची गई, एस पर खींची गई है को यहाँ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 दिया है को यहाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 दिया है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 110 डिग्री दिया है को यहाँ, 110 डिग्री दिया है, 110 डिग्री है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पीएस की लंबाई दिया है 15 को यहाँ, पीएस की लंबाई हमें 15 दी। यहाँ से एसआर की जो लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है को यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है। ये जो पी क्यू है इसकी लंबाई 30 दिया है को हाँ, इसकी लंबाई हमें 30 दिया है। इसकी लंबाई हमें 10 दिया है को हाँ 10 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर ये वाला पूरा कोण पूछ रहा है, हाँ ये वाला पूरा कोण पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला पूरा कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हो हाँ, क्यू एस आर त्रिभुज को देख रहे हो हाँ। दोस्तों क्यू एस आर त्रिभुज में आर एस भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, और ये जो बाह्य कोण, और आपको चित्र की पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो कोण बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है इसके बराबर है, इन दोनों कोणों का योग जो है इसके बराबर है। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 110 है, हाँ। दोस्तों इस 110 में से इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 30 डिग्री की होगी, 30 डिग्री की होगी। बोलो हाँ कि ना, हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमें तो ये पूरा कोण निकालना था, हमें तो केवल इतना पता है हाँ। जब तक दोस्तों हमें ये वाला कोण ना पता होगा तब तक हम बता नहीं सकते हाँ, बता नहीं सकते। तो ये वाला कोण हमें पता करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि भैया कोण पी क्यू आर क्या होगा। तो एक बात बताइए, अगर दोस्तों ये वाली रेखा खींची गई है, दोस्तों ये वाली जो रेखा खींची गई है, अगर ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा होती, तो ये वाला कोण अगर 30 है तो ये वाला कोण भी 30 होता है हाँ। अगर तो मान लीजिए कि ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाला कोण अगर 30 है तो ये भी वाला कोण 30 होगा, तो इस प्रकार ये पूरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये वाली जो रेखा है ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर तो ये वाली रेखा हमारी ये वाली रेखा कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात क्या इस खंड के साथ है हाँ। तो हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इस भुजा के साथ अनुपात निकालता हूं तो 3:1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अनुपात निकालता हूँ इस भुजा के साथ तो 3:1 का रिश्ता है। अगर मैं इस खंड के साथ अनुपात निकालता हूँ तो क्या रहा होगा, देखिए 5 या 15, 3:1 ही आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ भी एक होगा। मतलब देखा जाए तो ये वाली जो रेखा है ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है।
क्योंकि जब कोण समद्विभाजक है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची जाती है तभी ऐसा होता है कभी। हाँ, मतलब ये वाली जो रेखा है ये कुछ और नहीं, कोण समद्विभाजक वाली रेखा है कभी। अगर दोस्तों कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये वाला कोण 30 है तो ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा कभी। हाँ, ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो हमसे ये पूछा गया था पी क्यू आर बताइए। तो इस प्रकार देखें तो कोण पी क्यू आर जो है वास्तव में कोण पी क्यू आर जो है ऐसी स्थिति में दोस्तों देखा जाए तो पी क्यू आर ऐसी स्थिति में दोस्तों देखा जाए तो पी क्यू आर जो है वास्तव में 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। हमसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि बताइए कोण पी की वैल्यू क्या होगी। हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बताइए कोण पी की वैल्यू क्या होगी। तो आप खुद देखिए दोस्तों, आप इसे कोण पी की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप इस वाले त्रिभुज में जाइए। यहाँ इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर बना कोण 110 डिग्री है, यहाँ पर बना कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर बना कोण वास्तव में 50 डिग्री होगा, क्योंकि 130 110 और 30 140 होता है और 40 140 में अच्छा 30 डिग्री होगा। तो अगर देखा है तो यहाँ पर बना कोण 110 डिग्री है, यहाँ पर बना कोण 130 डिग्री है। इस प्रकार इन दोनों जगह बना कोण जो है 140 डिग्री है। इस प्रकार यहाँ पर बना कोण जो होगा 40 डिग्री होगा। आप इसके माध्यम से बड़े वाले त्रिभुज के माध्यम से भी निकाल सकते हो कोण पी की वैल्यू। आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर बना कोण 80 डिग्री है, यहाँ पर बना कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बना कोण जो होगा 40 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम कुछ और दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, कुछ और दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज भी हमने 2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा है। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन हम दूसरे टाइप के कर लेते हैं जिससे हमारे ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है, कॉन्सेप्ट का बोझ ना पड़े। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही दिन में 4-5 कॉन्सेप्ट में करवा दूं यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा तकलीफ महसूस हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। कह रहा है कि यदि पी आर एस जो है 114 डिग्री है। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर कोण बना देता हूँ। और ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एफ तक बढ़ाया गया। तो यहाँ कह रहा है कि यदि कोण पी आर एस जो है 114 डिग्री है और कोण क्यू जो है कोण पी का आधा है, तब कोण पी का मान क्या होगा। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना भी लिया। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज तो हमसे कहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना भी लिया यहाँ पर। ठीक है, दोस्तों इस पीक्यूआर त्रिभुज में ये जो क्यूआर भुजा है इसे एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है? एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। मान लीजिए एस बिंदु यहाँ पर। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि पी आर एस जो है ये वाला जो इस बिंदु को बढ़ाने पर दोस्तों इस क्यूआर भुजा को बढ़ाने पर यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। और कह रहा है कि ये जो बाह्य कोण बना है पी आर एस ये वास्तव में 114 डिग्री है। क्या है? 114 डिग्री है। 114 डिग्री है। हम यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमसे कह रहा है और आगे क्या कह रहा है? हमसे आगे कह रहा है कि कोण जो क्यू है, कह रहा है ये वाला जो कोण है कोण पी का आधा है। तो हाँ, कोण पी का आधा है। मतलब देखा जाए तो अगर ये कोण हमारा 2 यूनिट है तो ये वाला कोण हमारा 1 यूनिट है। तो हाँ, मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 4 यूनिट है तो ये वाला कोण हमारा 2 यूनिट है। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा x है तो ये वाला कोण हमारा x/2 है। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 2 थीटा है तो ये वाला कोण हमारा थीटा है। तो ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हमारी बात से सहमत है। तो आप देख रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं तो हमने मान लिया कि हमारा पी कोण जो है पी 2 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो क्यू जो कोण होगा हमारा 1 यूनिट होगा। तो अगर मैं इस कोण और इस कोण के अनुसार देखो तो ये वाला जो बाह्य कोण है वास्तव में 3 यूनिट होगा। अगर तो मैं इस कोण पी और कोण क्यू के अनुसार देखता हूं तो ये वाला जो बाह्य कोण होगा ये वास्तव में 3 यूनिट होगा। लेकिन बाह्य कोण क्या है? 114 डिग्री है। मतलब 3 यूनिट बराबर 114 डिग्री। 3 यूनिट बराबर 114 डिग्री की। तो 1 यूनिट बराबर कितने का? देखिए 1 यूनिट बराबर वास्तव में 3 या 9 3 8 24 38 डिग्री की। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि कोण पी का मान क्या होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 38 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 यूनिट किसको करेगा? 2 यूनिट वास्तव में 38 दूना 76 डिग्री को करेगा। 76 डिग्री को करेगा।
मतलब हो गया, मतलब कोण P की जो वैल्यू होगी, कोण P की वैल्यू 2 यूनिट थी हो गया, हाँ, और 2 यूनिट वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहा है 76 डिग्री को हो गया, हाँ। मतलब कोण P का जो मान होगा, कोण P जो होगा वो 76 डिग्री होगा। क्या होगा? 76 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है मेरे को। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, आप पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है को देखिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में रेखा AE और BAD को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है करती है। कह रहा है और AE बराबर जो है BE की है। कह रहा है कि तब x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? हम एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है कि तब बताइए x का मान क्या होगा? हम x का मान हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। हम कह रहा है कि तब बताइए x का मान क्या होगा? हम तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे यहाँ पर हम x का मान आसानी से निकाल सकें। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे हम आसानी से यहाँ पर x का मान निकाल सकें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो इस चीज का नाम है A का हो गया, यहाँ पर इसका नाम है D का हो गया, यहाँ पर इसका नाम है D। एक मिनट होगी, यहाँ पर इसका नाम है D, यहाँ पर इसका नाम है E का हो गया, यहाँ पर इसका नाम है B का हो गया, यहाँ पर इसका नाम है E। यहाँ पर बना कोण हमें x डिग्री दिया है, क्या दिया है? x डिग्री दिया है। यहाँ पर बना कोण हमें x डिग्री दिया है तो यहाँ पर ये जो बाह्य कोण बन रहा है ये 125 डिग्री दिया है तो 125 डिग्री दिया है। ठीक है, कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो ई रेखा है, ये ई रेखा है, ये BAD को 2:3 में विभक्त करता है। 2:3 में विभक्त करता है। मतलब अगर 2:3 में इस कोण को 2:3 में विभक्त करता है। मतलब अगर इस कोण की वैल्यू जो है 2 यूनिट है, तो इस कोण की वैल्यू जो है 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? दोस्तों दोस्तों ये जो AE रेखा है BAD कोण को 2:3 में विभक्त करता है, 2:3 में विभक्त करता है, 2:3 में विभक्त करता है। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। मतलब अगर BAE 2 यूनिट है, BAE 2 यूनिट है, तो EAD 3 यूनिट है, हाँ 3 यूनिट है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ ठीक है, तो ये पूरा कोण है कितना होगा? देखिए अगर यहाँ होगा, देखिए ये वाला जो कोण है ये 2 यूनिट है और ये वाला कोण 3 यूनिट है, तो इस प्रकार देखें तो ये पूरा कोण हमारा 5 यूनिट है। क्या है? 5 यूनिट है। ये पूरा कोण हमारा क्या है? 5 यूनिट है। तो अगर मैं इसके अनुसार दूं तो ये पूरा कोण हमारा 125 डिग्री है हाँ, और ये वाला कोण तब क्या होगा? 75 डिग्री होगा हाँ, तो 75 होगा क्या होगा? एक मिनट रुकिए, अगर मैं यहाँ पर 180 में से 25 घटाता हूँ, 180 में से 25 घटाता हूँ तो आएगा 55 डिग्री का होगा, 55 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री है होगा। लेकिन अगर मैं इसके ये वाला कोण हमारा 2 यूनिट है और ये वाला कोण हमारा 3 यूनिट है, इस प्रकार देखें तो ये पूरा कोण हमारा 5 यूनिट है। लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो ये वाला पूरा कोण हमारा 75 डिग्री हो गया, मतलब 55 डिग्री है। क्या है? 55 डिग्री है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 55 डिग्री के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया? 1 यूनिट बराबर 11 यूनिट के हो गया, 11 डिग्री के, 11 डिग्री के हो गया। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा कितना तक हो गया? देखिए ये वाला जो कोण हमारा था 2 यूनिट का, एक यूनिट जो है 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट हो गए 22 को, मतलब ये वाला जो कोण हमारा 22 डिग्री हो गया, हाँ 22 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो ये वाला कोण हमारा 3 यूनिट था हो गया, हाँ। तो एक यूनिट जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट, दोस्तों एक यूनिट जो है 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट वास्तव में 33 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वाला जो कोण है हमारा 33 डिग्री है। हाँ 33 डिग्री है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें और कुछ दिया है। क्या दिया है? देखिए हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि ये AE भुजा जो है BE भुजा के बराबर है। अगर तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 22 है, तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी 22 होगा, 22 डिग्री होगा। तो देखो हाँ, तो अगर यहाँ पर बना कोण 22 डिग्री है और यहाँ पर बना कोण 22 डिग्री है, तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब 44 डिग्री होगा। आपसे इसी का तो मान पूछा होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आप एईडी त्रिभुज को देख रहे हो। हाँ दोस्तों, एईडी त्रिभुज में ए शीर्ष पर बना जो कोण है 33 डिग्री है और बी ई शीर्ष पर बना कोण जो है 44 डिग्री है। हाँ 44 डिग्री है। तो देखा जाए तो दोनों शीर्षों पर बने कोणों का योग जो है 77 डिग्री है। क्या है? 77 डिग्री है। क्या है? तो 77 डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है तो तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इन दोनों कोणों की भागीदारी जो है 77 डिग्री की है। 77 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 103 डिग्री। क्या होगी? 103 डिग्री। मतलब हो गया, मतलब देखें तो x की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 103 डिग्री होगी। क्या होगी? 103 डिग्री होगी। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 103 डिग्री होगी। 103 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब इसी क्रम में दोस्तों हम और आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और कल हम दूसरा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। हाँ बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। कह रहा है कि यदि कोण पी आर एस जो है 150 डिग्री है और क्यू आर जो है पी आर के बराबर है, तब बताइए कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा? कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा? हाँ ठीक है तो एक पी क्यू आर त्रिभुज है। मैं सबसे पहले पी क्यू आर त्रिभुज बनाने चाहूँ। तो एक पी क्यू आर त्रिभुज है और सबसे पहले मैं इस पी क्यू आर त्रिभुज को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पी क्यू आर त्रिभुज को बना लेता हूँ। ठीक है तो ये हमारा एक पी क्यू एक मिनट दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज जो है पी क्यू आर है। हाँ पी क्यू आर है और इस पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। हाँ एस तक बढ़ाया गया है ऐसे। हाँ ठीक है और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है हमें कुल मिलाकर कितना दिया? तो देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 150 डिग्री दिया है। 150 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा है इस त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो क्यू आर भुजा है, कहा गया क्यू आर, ये वाली जो भुजा है और पी आर भुजा के बराबर है। तो हाँ मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब हो गया, मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला, इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो मतलब ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हाँ मतलब दोनों बराबर कोण होंगे। तो हाँ दोनों बराबर कोण होंगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि ये वाला जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि ये वाला जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 150 डिग्री है। हाँ मतलब दो समान कोणों का योग 150 डिग्री है। हाँ दो समान कोणों का योग 150 डिग्री है। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 150 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना? 75 डिग्री है। 75 डिग्री है। 75 डिग्री है। क्या है? 75 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण भी हमारा 75 डिग्री है, ये वाला कोण भी हमारा 75 डिग्री है। हमसे पूछा क्या था? कभी हमसे कहा था कि बताइए पी क्यू आर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर जो होगा कुछ और नहीं 75 डिग्री होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपको समझ में आया होगा ए टू जेड कैसे हो रहा है, चीजें कैसे हो रही है। रटना आपको नहीं पड़ा होगा।
ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है, तो दीजिए आज के लिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।